स्टैटिक पोर्शन में डिस्कस कर चुके थे मॉडर्न हिस्ट्री किस तरीके से स्टार्ट हुई और कैसे आर्काइव्स को पढ़ने के बाद हमने डिस्कस किया कि पोर्टुगाल जो पोर्टुगीज थे वो भारत में आए, उनका आने का क्या रीजन था, किस वजह से वो डिक्लाइन हुए। देन वी हैव डिस्कस डच का आने का क्या रीजन था, क्यों डिक्लाइन हो गए थे। फिर हमने ब्रिटिशर्स को डिस्कस किया और हमने फिर फ्रेंच को स्टार्ट किया। हमने डिस्कस किया फ्रेंच आने के बाद में किस तरीके से कर्नाटिक वॉर की स्टार्टिंग हुई। हमने सेकंड कर्नाटिक वॉर के बैकग्राउंड को डिस्कस किया। हमने ये डिस्कस किया सेकंड कर्नाटिक वॉर के बैकग्राउंड के बाद में किस तरीके से पूरा साउथ इंडिया दो फाड़े में डिवाइड हो गए थे। कुछ जो हिस्सा फ्रांस की तरफ और कुछ हिस्सा अंग्रेजों की तरफ चला गया था। इससे पहले कि मेरे वीडियो लेक्चर मेरे चैनल समाधान आईसीएस पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है आप सभी के लिए जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आपको उसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा। स्टार्ट करते हैं हमारे जो सेकंड कर्नाटिक वॉर का पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम सेकंड कर्नाटिक वॉर को कंप्लीट खत्म कर लेंगे। कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछिएगा। सेकंड कर्नाटिक वॉर में अभी तक क्या हो गया था, जो मुजफ्फर जंग थे, एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे जो कि निजाम थे हैदराबाद के, उनकी डेथ हो गई थी। वो किसी लड़ाई में गए थे, उनकी डेथ हो गई थी उस लड़ाई में। मतलब अगर आप इसको डीप में पढ़ेंगे, अफगानिस्तान में कोई लड़ाई थी जो है, उनमें उनकी डेथ हो गई थी। मुजफ्फर जंग की डेथ होने के बाद में एक पर्सन फ्रांस की तरफ जो है वो कम हो चुके थे। इससे पहले इंग्लैंड में के पर्सन अनुरुद्दीन जो थे, उनकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी। अनुरुद्दीन जो है अपने आप में नवाब थे, कहाँ के, कर्नाटका के। अनुरुद्दीन की डेथ के बाद ही चंदा साहिब को नवाब बनाया गया था। अभी तक हमने ये सब चीजें डिस्कस कर ली थी। यानी फ्रांस के एक बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन जिनका नाम मुजफ्फर जंग थे, उनकी अब डेथ हो चुकी थी। मुजफ्फर जंग की डेथ होने के बाद में अब किसको गद्दी दी गई आफ्टर डेथ ऑफ मुजफ्फर जंग? सलाबत जंग, यंगर ब्रदर ऑफ नासिर जंग। जो नासिर जंग थे उनके छोटे भाई थे। और जो आसफ जहां, जो खुद पहले हैदराबाद के पहले निजाम थे 1724 में जो बने थे, उनके बेटे थे ये। तो उनको अब ये सलाबत जंग को अब गद्दी दी गई, किसकी? निजाम की। तो ये निजाम ऑफ हैदराबाद अब सलाबत जंग बन गए। सलाबत जंग को इस चीज की कभी भी उम्मीद नहीं थी उनको निजाम की गद्दी दी जाएगी। उनको लग रहा था गद्दी देने में किसी ना किसी तरह की कोई और दावपेच होंगे, किसी तरह की और मतभेद होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सलाबत जंग को जैसे निजाम की गद्दी दी गई, he was very very into what I will say overwhelmed by such kind of gesture that has given by the French people to them, basic and specifically to the Dupleix। जो डुप्लिक्स थे उनके इस तरह के जेस्चर से उनको बहुत ज्यादा खुशी हुई, उनको बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में उन्होंने डुप्लिक्स का धन्यवाद करने के लिए डुप्लिक्स को उन्होंने क्या किया, जो एरिया था पूरा नॉर्दर्न सरकार का, नॉर्दर्न सरकार एक्चुअली में जो है फिलहाल आंध्र प्रदेश का और उड़ीसा का, साउथ का और तेलंगाना, पूरा ये एरिया नॉर्दर्न सरकार का एरिया। इस एरिया को इन्होंने दे दिया था डुप्लेक्स को। इस एरिया में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट आती है जिसका नाम है जैसे कि मुस्तफा नगर, एल्लौर, राजमुंद्री, चिलाचौल। ये कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो कि डुप्लेक्स को इसने दे दी थी। इससे पहले फ्रेंच को और भी ज्यादा एरिया इससे पहले के जो शासक थे जैसे कि मुजफ्फर जंग ने भी दे दिया था, चंदा साहब ने भी इनको कुछ ना कुछ दे दिया था। यानी कि फ्रेंच की अभी हर जगह से विन विन सिचुएशन चल रही थी। अब देखते हैं आगे की क्या कहानी हुई। उसके बाद में ये सब देने के बाद में इन द सर्च ऑफ वल्ला जहां, जो वल्ला जहां थे, इनके सर्च में अब फ्रेंच कहीं ना कहीं निकले हुए थे। इनको नहीं पता था वल्ला जहां कहां छुपा है, क्योंकि वल्ला जहां को पहले गिंगिस पोर्ट में घेराव करके उनको मारने की कोशिश की, लेकिन वल्ला जहां वहां से बच के निकल गए। लेकिन वो कहां गए उसकी एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताती है इसको। लेकिन लेटर ऑन फ्रेंच ने इसका पता लगाया और तिरुचिरापल्ली में वल्ला जहां को ढूंढ लिया। और वल्ला जहां को तिरुचिरापल्ली में ढूंढने के बाद में इन्होंने उसकी पूरी तरह से किलाबंदी कर दी, पूरी तरह से घेराबंदी कर ली। तो पूरी तरह सराउंडेड करने के बाद में तिरुचिरापल्ली को वहां पे अटैक किया। जब तिरुचिरापल्ली पे अटैक किया तो इस अटैक को देख, क्योंकि वल्ला जहां जो है अंग्रेजों के साथ में था, ब्रिटिशर्स के साथ में था, इनकी हेल्प करने के लिए अंग्रेज सामने आए। और अंग्रेजों के उस समय एक कैप्टन हुआ करते जिसका नाम है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव की बहुत अहम भूमिका बाद में भारत में रही कि उसके बारे में कभी डिस्कस करेंगे। जो रॉबर्ट क्लाइव थे उस समय के कैप्टन थे। रॉबर्ट क्लाइव ये सब देखते समय इन्होंने ये सब चीजों को देखा एविडेंटली और हेल्प लेने के लिए चले गए फोर्ट सेंट डेविड में। फोर्ट सेंट डेविड कडलोर में एक जगह, कडलोर मद्रास के पास में एक छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट कोस्टल एरिया है, बहुत अच्छा जो है टूरिस्ट एरिया है, वहां ये चले गए। उस समय वहां पे अंग्रेजी शासन हुआ करता था। अंग्रेजी शासन में जाके इन्होंने वहां पे अपने सीनियर्स से, जो पे कमीशन पे इनके सीनियर्स थे, उनसे ये बात करी। क्राउन तक ये बात गई। उसके बाद में क्राउन ने भी, सब ने सोचा कि अब क्या विचार विमर्श करने बाद में क्या किया जाए। तो उन्होंने जो खुद जो उस समय रॉबर्ट क्लाइव कैप्टन थे उस टुकड़ी के, उस एरिया के, उन्होंने सजेस्ट किया कि क्यों ना हम ऐसा करें कि क्योंकि पूरी फ्रेंच जो लोग हैं और पूरी फ्रेंच के साथ में उनके अलावा जो भी नवाब है, निजाम
कि जो सभी टुकड़ियां हैं वो सारी की सारी अभी बिजी हैं त्रिचनोपोली में, और त्रिचनोपोली में इनको हरा पाना एक तरीके से बहुत मुश्किल हो सकता है। तो क्यों ना हम जो है कर्नाटका की जो जो उस समय कर्नाटक की कैपिटल थी अराकोट, उस पर अटैक कर देते हैं, क्योंकि अराकोट कहीं ना कहीं किसके पास में फिलहाल, नवाब के पास में, चंदा साहिब के पास में, जो कर्नाटक के नवाब है। लेकिन उन्होंने भी फ्रेंच को बैकअप करने के लिए अपनी टुकड़ी त्रिचनोपोली में भेज रखी है। तो एक तरीके से वो एरिया खाली होगा, हम उस पर अटैक कर देते हैं जो अरकोट में। तो अरकोट में इन्होंने जाके फाइनली क्या हुआ, क्लाइव गॉट परमिशन टू अटैक एंड कैप्चर अरकोट एंड कर्नाटका। इनको इसकी परमिशन भी मिली, इन्होंने अटैक भी किया और उस एरिया को इन्होंने कैप्चर भी कर लिया, खत्म, उस एरिया को कैप्चर भी कर लिया, अरकोट को, कर्नाटक के एरिया को। और इस बात के ऊपर में रॉबर्ट क्लाइव की काफी ज्यादा तारीफ हुई, काफी ज्यादा वाहवाही हुई। और उसके बाद में रॉबर्ट क्लाइव यहीं नहीं शांत हुए, इससे इनकी थोड़ी कॉन्फिडेंस बढ़ा, इनके इरादों में कुछ मजबूती आई। इनके साथ में और भी छोटे मोटे राजा थे, उन्होंने भी साथ दिया, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं चाहते थे कि सत्ता जो फिलहाल निजाम और नवाब की उनको मिल जाए, या उस सत्ता में कुछ ना कुछ हिस्सा उनको मिल जाए, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स, कुछ पैरामीटर उनको मिल जाए एरिया का, लैंड का। तो उन्होंने भी इसका साथ दिया। इससे पहले जो क्लाइव ने अटैक किया था अरकोट पे, मात्र 500 सैनिकों के साथ अटैक किया था, और 500 सैनिकों के अटैक के साथ में अरकोट को, जो कर्नाटका की मेन कैपिटल थी, उसको उन्होंने कैप्चर कर लिया। बाद में इन्होंने कुछ और सैनिकों की जो टुकड़ी के साथ में अटैक किया, त्रिचनोपोली में अटैक किया, और वहां पे भी इन्होंने डुप्लिक्स को सरेंडर करवा दिया अप्रैल 1752 में। यानी डुप्लिक्स जो एक बहुत प्रमुख गवर्नर थे, बहुत प्रमुख एक तरीके से डिप्लोमेट थे सेना में, उनको डुप्लिक्स को इन्होंने अपने सामने सरेंडर करा दिया अप्रैल 1752 में। अब डुप्लिक्स का कॉन्फिडेंस और डुप्लिक्स की जो सेना थी वो कहीं ना कहीं अब बैकफुट पे जा चुकी थी, डुप्लिक्स हार रही थी। इससे पहले डुप्लिक्स की रणनीति की वजह से फ्रांस को बहुत फायदा हो, लेकिन अब रॉबर्ट क्लाइव पिक्चर में आए और उन्होंने डुप्लिक्स को पीछे ढकेल दिया। इसके बाद में 1752 अप्रैल के बाद में एक और बहुत बड़ा झटका लगा त्रिचनोपोली में। लगातार 2 लड़ाइयों की हार के बाद में क्या हुआ, चंदा साहिब 1752 जून में अपने घर तंजौर जा रहे थे, वहां पे मराठाओं ने उनको फिर अगवा किया। इससे पहले हमने डिस्कस किया था, मराठाओं ने चंदा साहिब को किडनैप कर लिया था और अपने पास रखा था। इसके पीछे से कई सारे फेरबदल हुए और अनवरुद्दीन को सत्ता मिल गई। इस बात से चंदा साहिब कहीं ना कहीं झटके में थे, नाराज थे। अनवरुद्दीन की डेथ होते ही चंदा साहिब ने अपना तख्ता संभाला, नवाब बने। लेकिन उनकी जो जिस तरह की हरकतें थी, जिस तरह का उनका व्यक्तित्व था, उनकी हर किसी से किसी ना किसी रीजन से लड़ाई रहती थी। मराठाओं के साथ में उनका बहुत किसी रीजन से लड़ाई चल रही थी। इसी बात का फायदा उठाते मराठाओं ने जो तंजौर में जा रहे थे उनको रास्ते में ही अगवा कर लिया, एग्जीक्यूट कर दिया, उनकी मृत्यु कर दी गई, उनकी हत्या कर दी गई। और इनकी मृत्यु के बाद में एक बहुत बड़ा झटका फ्रांस को फिर लगा। अब चंदा साहिब जो कि नवाब थे, कहां के, कर्नाटका के, उनकी भी डेथ होगी, वो भी नहीं रहे, और नवाब की गद्दी भी खाली होगी। निजाम की गद्दी पे अभी नए नए निजाम यानी कि सलाबत जंग आए थे। अब आगे देखते हैं दोस्तों पिक्चर में क्या रहा। इन सब से बौखला के, इन सब से बिलबिला के फ्रांस ने बदला देने की सोची। इन ऑर्डर टू टेक द रिवेंज व्हाट फ्रेंच हैव डन, डुप्लिक्स अटैक्ड ऑन फोर्ट सेंट डेविड, जो कडलोर में एक इंपॉर्टेंट जो फोर्ट था सेंट डेविड ब्रिटिशर्स का, उसके ऊपर में फ्रांस ने या डुप्लिक्स ने अपनी टुकड़े के साथ में अटैक किया। डेफिनेट सी बात है, जब ब्रिटिशर्स ने त्रिचनोपोली, जहां पे फ्रांस की एक बहुत बड़ी सेना के साथ में लोहा ले लिया, उन्होंने अरकोट से भी जो कहीं ना कहीं फ्रांस के साथ प्रभावित हुई सेना को हरा दिया। तो उन्हीं के गढ़ यानी मद्रास के कडलोर में अगर वो वहां पे गलती से फ्रांस की सेना आएगी, क्या वो हारेंगे? अब इनका इतना मनोबल, कॉन्फिडेंस इतना बढ़ चुका था, इन्होंने यहाँ पे भी फ्रांस के सभी तरह के अटैक्स को ब्लॉक किया और फ्रांस को यहां से भी पीछे हटना पड़ा। इसमें जो डुप्लिक्स थी, इनकी बहुत ज्यादा करारी बेइज्जती हुई, काफी इनकी जो इनको लेके नेगेटिविटी फ्रांस में फैलने लगी। डुप्लिक्स की अब इमेज का सवाल था, लेकिन ये इमेज और ज्यादा धराशायी होगी कब? दिसंबर 1752 में, जब 3 बड़ी लड़ाई हुई त्रिचनोपोली में फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में, जिसमें फ्रांस के कमांडर जो एम ऑस्ट्रिक थे उनको भी अगवा कर लिया गया, कैप्चर कर लिया अंग्रेजों के द्वारा। इसमें ना ही सिर्फ फ्रांसीसियों की हार हुई, बल्कि फ्रांस के कुछ एक बहुत मुख्य कमांडर जो सेना के थे उनको भी अंग्रेजों द्वारा कैप्चर कर लिया गया। तीनों ही लड़ाई में फ्रांस को हारना पड़ा। इस तरीके से फ्रांस एक ऐसी सत्ता जिसने किसी समय जो अनवरुद्दीन के 10,000 के सिपाहियों को नाको चने चबा के इनको हरा दिया था, अब फ्रांस को उसमें हार खानी पड़ी और अब ब्रिटिशर्स का कहीं ना कहीं परचम फ्रांस से
ऊपर हो गया था और ब्रिटिशर्स कहीं ना कहीं इस लड़ाई में जीत रहे थे। सेकंड कर्नाटिक वॉर में सिर्फ कर्नाटक में ही एक लड़ाई नहीं हुई थी, कई सारी लड़ाई हुई थी, इन सबके बारे में हमने डिस्कस किया है। एट लास्ट में क्या हुआ, जो फ्रांस की गवर्नमेंट थी वो बहुत डिसअपॉइंट हुई डुप्लिक्स से, उन्होंने डुप्लिक्स को वापस बुला लिया और उनके ऊपर में जितना भी लड़ाई हुई सारा खर्चा देने की बात की, सब कुछ लड़ाई का सारा ठिकरा उन्होंने डुप्लिक्स के ही सिर पे फोड़ दिया। दे गिव एवरी रीजन दैट यू आर द ओनली रीजन, बिकॉज ऑफ यू एवरी बैटल हैज बीन फोर्ट बिटवीन फ्रेंच एंड इंग्लैंड। इससे बेटर आप डिप्लोमेसी से सारी चीज सुलटा लेते तो इतना नुकसान, इतने लोग नहीं मरते, इतना नुकसान पैसों में नहीं होता। ये इस तरीके से जो है फ्रांस की जो सरकार थी, फ्रेंच गवर्नमेंट थी, उन्होंने डुप्लिक्स की गलती निकाली। लास्ट में क्या हुआ, डुप्लिक्स को वापस बुला लिया गया। डुप्लिक्स का रिप्लेसमेंट भारत में एक नए गवर्नर आए जिनका नाम था एम गोडचू। जो एम गोडचू थे वो कुछ खास इन्होंने भारत में परफॉर्म नहीं किया। इनको सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन दी गई थी, आपने वहां पे जाके लड़ाई बंद करानी है, पीस शांति कायम करनी है, इन्होंने वही किया। एम गोडचू ने भारत में आके क्या किया, एक ट्रीटी पे साइन किया, पीस प्रोसेस की ट्रीटी पे साइन किया, इसका नाम था ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी में इन्होंने सिंपल सी बात, इसकी ट्रीटी में हालांकि जानने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू की इस ट्रीटी में क्या क्या हुआ था, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या बात हुई कि आपसे कोई लड़ाई नहीं होगी, नो वॉर ओनली ट्रेड। जो जिसका सत्ता में था, जिसके पास आना था वो आ गया, जिसका जो होना था हो चुका है, अब कोई वार नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रेड होगी। चुप शांति से अपने व्यापार बढ़ाओ और जो है अपने पैसे कमाओ, कोई इसमें लड़ाई करने की कोई बात नहीं, दोनों के दोनों ब्रिटिशर्स और फ्रेंच। तो ब्रिटिशर्स ने भी कहीं ना कहीं इस बात को एक्सेप्ट किया और बाद में यही हुआ, वो लड़ाई 1755 में जो कर्नाटिक वॉर सेकंड जो है रोक दी गई। तो ये 48 से लड़ाई स्टार्ट हुई, 1758 से लड़ाई स्टार्ट हुई और 55 में जाके लड़ाई खत्म हो गई 1748 में। ये ट्रीटी 1755 में की गई थी। इसके बाद में लास्ट में पिक्चर में क्या रहता है, क्योंकि नवाब अनूरुद्दीन जो है उनकी डेथ हो गई थी, तो नवाब की गद्दी खा ली थी। इससे पहले चंदा साहिब की भी डेथ हो गई थी, तो ये गद्दी खा ली थी। ये गद्दी वल्ला जहां को मिली, वल्ला जहां जो कि अनूरुद्दीन के बेटे थे उनको ये गद्दी मिली। और नासिर जंग की भी डेथ हो चुकी थी, तो अब ये निजाम की गद्दी जो ऑलरेडी खाली थी किसको मिल चुकी थी, सलाबत जंग को ही हमने डिस्कस कर लिया। तो अब वल्ला जहां जो कि इंग्लिशर्स की ब्रिटिशर्स की तरफ थे और जो ये सलाबत जंग जो कि फ्रेंच की तरफ थे, यानी एक इंपॉर्टेंट गद्दी का हिस्सा ब्रिटिशर्स के पास चला गया और एक इंपॉर्टेंट गद्दी का हिस्सा फ्रेंच के पास चला गया। सेकंड कर्नाटिक वॉर स्टार्टिंग होने में पिक्चर कुछ अलग थी, दोनों ही जो सीट इंपॉर्टेंट निजाम की और नवाब की फ्रेंच के पास में थे, लेकिन अब एक हिस्सा ब्रिटिशर्स के पास में और एक हिस्सा फ्रेंच के पास चला गया। इस तरीके से सेकंड कर्नाटिक वॉर है एंड होती है। आने वाले वीडियो लेक्चर में हम थर्ड कर्नाटिक वॉर की बात करेंगे और मॉडर्न हिस्से के बाकी पहलुओं को भी देखेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कुछ सेकंड के लिए इस बोर्ड को आपके साथ छोड़ के जा रहा हूँ ताकि इसके नोट्स वगैरह टेक डाउन कर लीजिए। थैंक यू।